इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही। दिल्ली में कोरोना ने किए होली के रंग फीके, केजरीवाल हुकूमत का बड़ा फैसला। दिल्ली में होली की तकारीब पर पाबंदी लगा दी गई है। होली की तकारीब पर पाबंदी, कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते इस तरह का बड़ा फैसला लिया है दिल्ली हुकूमत ने। दिल्ली में कोरोना ने किए होली के रंग फीके, केजरीवाल हुकूमत का बड़ा फैसला। दिल्ली में होली की तकारीब पर पाबंदी लगा दी गई है। होली की तकारीब पर दिल्ली में अब होगी पाबंदी। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में कोरोना ने होली के रंग को फीका कर दिया है। केजरीवाल हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में होली की तकारीब पर पाबंदी लगा दी गई है। मुंबई के साबिक कमिश्नर परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए गए इल्जामात को एनसीपी चीफ शरद पवार ने गलत करार दिया। शरद पवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पवार ने जमकर अनिल देशमुख का बचाव किया। शरद पवार ने कहा कि अनिल देशमुख और वाजे की मुलाकात की जो तारीख बताई गई है, उस वक्त वो अस्पताल में जेर इलाज थे। आज clear after getting information of Nagpur hospital, allegation which is made against Mr. Deshmukh is not correct। मैंने उनसे बात की थी और उनको अभी जो इंफॉर्मेशन मिली है वो भी उनके पास हम भेजेंगे और उनके सामने सच्चाई आई भी हो सकती है। इससे पहले वो मुझे मालूम है। जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं। जो बात जांच है, अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था कि जांच एक्चुअली शुरू नहीं। कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था, रिवर वैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी जिम्मा नहीं है। और शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके अनिल देशमुख का वीडियो जारी किया। फडणवीस के मुताबिक अनिल देशमुख को 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी पर सियासत तेज होती जा रही है। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना के दायरे में बीजेपी को निशाना बनाया है। शिवसेना ने इसे साजिश करार दिया है। दायरे में महाराष्ट्र के गवर्नर पर भी शरारत करने का इल्जाम लगा है। शिवसेना के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए और पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान 2 दिन बाद परमबीर सिंह ने खत लिखा, जिससे खलबली मच गई। सामना के दायरे में यह वाजे किया गया है कि महाविकास आघाड़ी हुकूमत के पास आज भी अक्सरियत है। अक्सरियत पर हावी होने की अगर कोशिश की जाएगी तो आग लग जाएगी। पार्लियामेंट में भी महाराष्ट्र में वजीर दाखिला पर लगाए गए इल्जामात पर जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में बीजेपी ने महाराष्ट्र में सदराज के निफास का मुतालबा किया। जो हमने लिखा है वो 100% सही है। इस प्रकार से मुंबई के एक्स कमिश्नर के कंधे पर बंदूक रख सरकार के ऊपर फायर करना, अगर उसमें विरोधी दल यानी प्रतिपक्ष अपने आप को बहुत होशियार समझता है, कोई उनके ऊपर बुमरैंग हो जाए। हम सब एक है। अभी मैं फाइनली आपको बताता हूँ, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, कोई भी आरोप करे, महाराष्ट्र की महाविकास आघाडी की सरकार का होम क्वारंटाईन राहणार आहे, पण प्रकृती चांगली आहे। संजय राठोड प्रकरण महाराष्ट्रात जास्त गेल्या 4 दिवसापासून सहकारी मित्र आहेत, विरोधी पक्ष नेते म्हणतात की पोलिसांवर दबाव आहे। तपास कुठपर्यंत आला, काय डेव्हलपमेंट आहे, त्या मुलीचा मोबाईल कुठे आहे, काय असं आहे, कोणाच्या दबावाचा याच्यामध्ये प्रश्न नाही। संजय राठोडच्या बाबतीत नियमानुसार चौकशी होणार आणि जे काही चौकशीमध्ये समोर येईल
त्या पद्धतीनं पुढे काय समोर येतं, काय एक्झॅक्टली काय घडलं काय नाही सगळं समोर आल्यानंतर पुढचा त्यानिमित्तानं राज्य शासन निर्णय घेणार. ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यांनी याच्या बाबतीत पहिले सांगितलेलं आहे की व्यवस्थित नियमानुसारच चौकशी होणार. जे काही विरोधी पक्ष ज्या पद्धतीचे आरोप करतायत त्या आरोपामध्ये काही तथ्य नाही. आमचं जे पोलीस खातं आहे, मुंबई आपल्या पुण्याचे पोलीस आहेत, ते व्यवस्थित तपास करतायत. अनिल बाबू, तुम्ही म्हणताय की व्यवस्थित चौकशी होईल, मात्र दुसरीकडे प्रत्येक जण विरोधी पक्ष जे म्हणताय त्याच्यात तथ्य नाही असं म्हणताय. जर पहिलेच आपण कन्क्लुजनला आलो आहोत तर मग चौकशी कशी व्यवस्थित होणार? इतके दिवस एखादा मंत्री हा राज्याचा गायब कसा असू शकतो? कुठे आहे संजय राठोड? नाही, तो कुठे आहे तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण मी गृह खात्याचा मंत्री म्हणून सांगतो की नियमानुसार चौकशी होणार आणि जे काही सत्य असेल ते महाराष्ट्राला सत्य माहीत होईल. जे काही चौकशीमध्ये समोर येईल ते सर्व महाराष्ट्राला माहीत होईल संजय राठोड आणि नियमानुसार कारवाई होणार. नियमात संजय राठोडची चौकशी बसते का साहेब? मैं उसकी अभी बम्बई जाऊंगा तो जानकारी लेता हूँ उसकी क्या है तो. अनिल बाबू, आपल्याला वाटतं का की नैतिक जबाबदारी समजून संजय राठोड याच्यामध्ये राजीनामा दिला पाहिजे? नाही, एकदा कसं आहे की एकदा संपूर्ण चौकशीचा रिपोर्ट पुढे आल्यानंतर वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर मग राज्य शासन निर्णय घेईल. मधल्या काळामध्ये जे ट्विटच्या बाबतीत चालू होतं, सेलिब्रिटीच्या ट्विटच्या बाबतीत, त्या सेलिब्रिटीच्या ट्विटच्या बाबतीत माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला. मी जे सांगितलं होतं की आम्ही ज्या सेलिब्रिटीच्या ट्विट्स आल्या आहेत त्याच्या बाबतीत BJPचा IT सेल याची चौकशी करू, BJPचा जो IT सेल आहे त्याची चौकशी करू. पण माझ्या तोंडी विपर्यास करून लता मंगेशकर चौकशी करणार, सचिन तेंडुलकरची चौकशी करणार, अशा पद्धतीच्या बातम्या आल्या होत्या. त्या बाबतीत मी खुलासा करू शकतो की असं आहे, लता दिदी आमच्या दैवत आहे. सचिन तेंडुलकर संपूर्ण प्रत्येक माणूस भारतातला त्यांना मानतो. अशांचा चौकशी करायचा प्रश्नच नव्हता. माझा जो आदेश दिला होता तो भारतीय जनता पार्टीचा जो IT सेल आहे त्या IT सेलची चौकशी की त्यांनी काही स्क्रिप्ट दिली का, आणि प्रिलिमरी जी चौकशी आम्ही केलेली आहे त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या IT सेलचे प्रमुख आणि 12 इन्फ्लुएन्सर्स यांचे नाव समोर आलेले आहेत आणि पुढील चौकशी रिसर्च चालू आहे. संजय राठोड दोन तरुण सुद्धा गायब आहेत. नुसतं संजय राठोड नाही तर ते दोन तरुण सुद्धा सापडत नाही आहेत. नक्की आतापर्यंत देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे रहे थे. इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. अनिल देशमुख के CCTV कैमरों की जांच की अपील की है. परमवीर सिंह ने देशमुख पर वाजे से मुलाकात का इल्जाम लगाया. तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है. एक तरफ अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे रहे तो दूसरी तरफ परमवीर सिंह पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट. अनिल देशमुख के CCTV कैमरों की जांच की अपील की है. परमवीर सिंह ने देशमुख पर वाजे से मुलाकात का इल्जाम लगाया है. जम्मू कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है. मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हलाक कर दिए गए. ये एनकाउंटर मानेहाल में हुआ था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी किया गया. मारे गए 4 मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तोयबा से है. चंद रोज पहले शुपियान के रावलपुरा गांव में सज्जाद अफगानी, जो कि लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर माना जाता था, उसको मार गिराया. और तब से ही सिक्योरिटी एजेंसी जो थी वो लश्कर तैयबा के और मिलिटेंट्स को ढूंढ निकाल रही थी. और आज वो तब कामयाब हुई जब यहाँ पे एक गांव में 4 जो मिलिटेंट थे उनका पता लगाया गया है और आज उनको भी मार गिराया गया है. इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शुपियान. इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए. चारों कैटेगराइज टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है. हालांकि अपने आप को सो कॉल्ड लश्कर मुस्तफ़ा बोलता है, लेकिन हम लोग TRF, PEP, LEM को उतना तरजीह नहीं देते हैं. ये फेक नेम्स हैं, ये सब ऑफूट है. LAT का, कोई जैश मोहम्मद का,
तो ये सारे हमारे कैटेगराइज हमारे लिस्ट में ये एलईटी के नाम पर है। 3 पिस्टल एक की मिला है। मैं चारों का नाम बताता हूँ। एक है रईस अहमद भट्ट जो अक्टूबर लास्ट ईयर से एक्टिव था। दूसरा है आमिर सफी मीर जो फरवरी 2021 से एक्टिव हुआ इसी साल। याकीब अहमद मल्लिक है जो दिसंबर लास्ट ईयर से एक्टिव हुआ है। और आफ्ताब अहमद वानी जो लास्ट ईयर नवंबर से एक्टिव हुआ है। फ्रेंड्स, इस साल अभी तक 9 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें से कि एक नॉर्थ कश्मीर बाकी साउथ कश्मीर हुआ है। और इस 9 इनकाउंटर टोटल 19 टेररिस्ट मारे गए। इस 19 में से 9 जो है 9 सिर्फ शोपियान डिस्ट्रिक्ट का है। और 2 टॉप क्लास का कमांडर है। एक अलवदर का जो गनी ख्वाजा मारा गया था सोपुर में, और एक सज्जाद अफगानी मारा गया था जैश मोहम्मद का। 2 टॉप कमांडर है। टोटल 18 टेररिस्ट रैंक में नए लड़के ज्वाइन किए हैं, जिस 18 में से 5 इनकाउंटर में मारे गए हैं, 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाए। कुछ पाइपलाइन में है, शायद वापस भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं। और हम लोगों पर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स और पेरेंट्स काफ़ी ट्रस्ट बढ़ा दिए हैं। और कल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कल रात में 2 बजे की सरेंडर कर जाएगा। काफ़ी अपील हो रहा था फैमिली साइड से हम लोग से, लेकिन नहीं हो पाया, उन्होंने नहीं माना। अर्शीपुरा शोपिया में इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों को सरेंडर करने का मौका फराहम किया। इस जिम्न में फोर्सेज ने मुकामी लोगों और मिलिटेंटों के घर वालों को भी इनकाउंटर के मुकाम पर बुलाया और उनके जरिए मिलिटेंटों को हथियार डालने की अपील की गई। एक मिलिटेंट आकिब अहमद मलिक की अहलिया और बेटे ने भी इसे सरेंडर करने की दर्दमंदाना अपील की थी। इस सिलसिले में एक वीडियो मंजर आम पर आया है। हथियार पत्थर फरन करियो नेबर तो आज करियो खड़ा तो नीरो नेबर सरकार स्मूदी अफाराइज तो मोदी आई पर तो माई ऐसे ही रात के तो चाइनीज यूडल वापस सिलेंडर कर यम करने तो चाहिए मेहरबानी करे तो ये से ये मैं तो इतनी गोल बिक मारा इतनी मगर से वापस सिलेंडर कर अफान दिशे मैनिश आई पर दिशे मैनिश आगे जे नेबर नियर उस भाषा अफाराइज बचता अफाराइज प्लीज आ जाओ दिस वाला में नेबर दिस वाला यम ना करने किहन वाला वन से दबस यम ना करने किहन वाला यम ना करने किहन दिस वाला मैची फेरन वाला मेरी जोन फेरन। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने सरकारी मुलाजमीन को बड़ा तोहफा दिया है। केसीआर ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% का इजाफा किया। साथ ही रिटायरमेंट की उम्र को 58 बरस से बढ़ाकर 61 बरस कर दिया गया है। इस पीआरसी का निफाज 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। लास्ट बेंचर थी या टॉपर, कथक या हिप हॉपर, ये लड़के। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर।
नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। आज आलमी योम पानी है। पीएम मोदी ने वाटर डे के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन का इफ्तिताह किया और इस मुहिम से जुड़े मुख्तलिफ इलाके के लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए पानी के जखीरे और इस अनमोल खजाने की हिफाजत जरूरी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों ने, खासकर देही आबादी ने, पानी की हिफाजत में अहम रोल अदा किया है। कैच द रेन, कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही आज एक ऐसे अभियान का शुरुआत हो रही है जिसको मैंने मेरे मन की बात में भी कहा था, लेकिन आज दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए, और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए कैच द रेन, कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अटल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के हित में जो सपना देखा था उसे साकार करने के लिए आज समझौता हुआ है और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर आज कोरोना न होता और अगर हम झांसी में आकर के, बुंदेलखंड में आकर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, आज ये कार्यक्रम करते तो लाखों लोग आते और हमें आशीर्वाद देते। इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर है। पीएम मोदी 26-27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। बांग्लादेश में भारत की खादी से बनी मुजीब जैकेट इन दिनों मरकज़ नजर रहेगी। हिंदुस्तानी खादी से तैयार होने वाली जैकेट बांग्लादेश के तासीस के वक्त से मशहूर है। मुजीब जैकेट की दस्तकारी और उसकी बनावट पीएम मोदी के दौरे के दौरान काबिल तवज्जो रहेगी। हमारे देश की पहचान है और खादी को देश विदेश में बेहद ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन अब ये खादी फैशन स्टेटमेंट भी बन गई है। जो हमारे युवा हैं खादी की तरफ बढ़ रहे हैं और फैशन स्टेटमेंट की तरफ जिस तरीके से खादी बढ़ रही है, नए नए डिज़ाइंस भी अब खादी में बनने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह बांग्लादेश के दौरे पर हैं और बांग्लादेश में भारत की खादी इस बार बेहद आकर्षण का केंद्र रहने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से भारत की खादी को 100 मुजीब जैकेट्स यानी कि मुजीब कोट बनाने का ऑर्डर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो मुजीब कोट है बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन मुजीबुर रहमान के नाम पर बनाया गया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश के राजनयिक दौरे पर पहुंचेंगे तो वहां पर जितने गणमान्य व्यक्ति रहेंगे वो इस मुजीब जैकेट को पहनेंगे। और इस मुजीब जैकेट को पहनने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश में भारत की शान बढ़ेगी और भारत के लिए खादी एक गर्व की बात है।
है, क्योंकि महात्मा गांधी शुरू से ही खादी के पक्षधर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोकल फॉर लोकल की तरफ बढ़ने की बात हमेशा से लोगों से कहते रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान खादी किस तरीके से आकर्षण का केंद्र रहने वाली है और ये मुजीब कोड किस तरीके का है, कैसे इसे तैयार किया गया है, ये मैं आज आपको दिखाऊंगी। और मैं खादी के एक स्टोर में पहुंची हूं, जहां पर अगर आप यहां देखें तो ये एक आपको ब्लैक कलर का कवर दिखाई दे रहा है और उस कवर के ऊपर सबसे पहले खादी की पहचान दिखाई दे रही है कि खादी इंडिया, जो कि बेहद सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो पूरा कवर है ये भी खादी का बना हुआ है। इसका जो डिज़ाइन है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आम जैकेट से थोड़ा सा लंबा होता है। इसके साथ ही 5 इसके अंदर बटन हैं। नीचे यहाँ पर पॉकेट्स दी गई हैं और पूरा जो ये कपड़ा जो बना हुआ है ये खादी का कपड़ा है, प्योर खादी है, जो कि हमारे लिए बेहद ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। खादी का कपड़े से ब्लैक कलर की ये 100 जैकेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति रहेंगे उस यात्रा के दौरान वो लोग ये पहनेंगे। अब ये देखना होगा कि ये खादी किस तरीके से बांग्लादेश के इस यात्रा के दौरान नए आयाम लिखती है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अपने बेतुके बयानात की वजह से उत्तराखंड के नए वजीर आला तीरथ सिंह फिर तनाजे में हैं। उत्तराखंड के रामनगर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में तीरथ सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मोदी जी ने हर शख्स को 5 किलो राशन दिया। जिस घर में 10 अफराद थे वहां 50 किलो राशन मिला और जिस घर में 20 अफराद थे तो वहां राशन क्विंटल के हिसाब से आया, जबकि जिस घर में 2 अफराद थे वहां 10 किलो ही राशन आया। लेकिन फिर भी लोगों को एक दूसरे से हसद हो रही है। अगर यही बात है तो फिर 20 बच्चे पैदा करने से किसने रोका? वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी तीरथ सिंह ने ख्वातीन के जीन्स पैंट के हवाले से मुतनाज़ बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि फटी जीन्स पहनने वाली ख्वातीन मुआशरे को क्या पैगाम देना चाहती हैं। 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के शब्द। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? वो बहुत महान आदमी है। मैं तो भाजपा को धन्यवाद देता हूँ कि साहब कौन सी फैक्ट्री है आपकी, नगीने ढूंढ ढूंढ के लाते हो। कभी अमेरिकन इंपीरियलिज्म की बात बरतानी हुकूमत के बदले, कभी फटी जीन्स और कभी ये। अब तो ये संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति हैं, उनके पास बेहतर विकल्प था उत्तराखंड में। लेकिन भाजपा को आदत है, अनमोल नगीने चुनती है और उन नगीनों को नमस्कार। मुल्क भर में कोरोना के नए मामलात में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 46,951 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक एक दिन में वायरस से 212 अफराद की मौत हुई है। वहीं मुल्क में मरीजों की तादाद बढ़कर 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा हो गई, जबकि मजमूई तौर पर 1,59,967 अफराद वायरस से हलाक हुए। फिलहाल मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 3,34,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होती नजर आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 30,535 केस सामने आए, जबकि 99 अमवात हुई हैं। अब रियासत में एक्टिव मरीज की तादाद 2,10,120 है। वहीं मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,779 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और शहर में कोविड-19 से 10 मरीजों की मौत हुई है। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने आज कोरोना का टीका लगवाया और लोगों से अपील की कि वो भी कोरोना टीका लगवाएं। इन्होंने कहा कि कोरोना टीका न सिर्फ आपको इस वबा से बचाता है बल्कि आपके करीब सभी लोगों में कोरोना के खतरात को कम कर देता है। इसीलिए जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगवाएं ताकि इस वबा से मुल्क को महफूज रखा जा सके। साथ ही असदुद्दीन अवैसी ने कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं भी की।
कोरोना को हराने के लिए सभी रियासतें अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। वहीं दिल्ली में आज से 12 घंटे कोरोना टीकाकारी मुहिम चलेगी। हर रोज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगाया जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको भी टीका लगाया जाएगा। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों और 260 से ज्यादा मुकामात पर 1,20,000 लोगों को रोजाना टीका दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली में आज से 8 घंटे की जगह 12 घंटे कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस वक्त हम दिल्ली सरकार के अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और अगर आप यहाँ पर देखिए तो तमाम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज से 12 घंटे वैक्सीनेशन किया जाएगा और दिल्ली सरकार 40,000 के आंकड़े को अब 1,20,000 पर पहुंचाने की कवायद में यहाँ जुटी हुई है। यानी कि प्रतिदिन 40,000 की जगह पर 1.25 लाख के करीब वैक्सीनेशन का टारगेट लेकर दिल्ली सरकार चल रही है। और जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, तमाम नए इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देखें तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, क्योंकि 12 घंटे वैक्सीनेशन होना है और एक अस्पताल में 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। संख्याओं में इजाफा किया गया है और अब वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर का नज़ारा अगर आप देखें तो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जिस तरीके से वैक्सीनेशन होना है उसके लिए पहले यहाँ पर आकर आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन भी किया जा सकेगा। 3 बजे के बाद अगर आपने कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप सीधे अस्पताल में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद वैक्सीनेशन करा सकते हैं। यहाँ के नोडल ऑफिसर डॉक्टर रविंदर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से आज से टाइमिंग बढ़ा दी गई सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, तो अब किस तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे? बेसिकली जैसे 6 सेशन हम मॉर्निंग में रन करेंगे और 6 सेशन इवनिंग में रन करेंगे। मॉर्निंग 9 to 3 और इवनिंग 3 to 9। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया है, उसमें लॉजिस्टिक्स हैज़ बीन अरेंज्ड। लेकिन थोड़ी सी जो कमियां हैं, जैसे हमें लैंड कनेक्शन क्रिएट करने हैं ताकि वैक्सीनेशन ऑफिसर उसको वेरीफाई कर सके। वो लैंड कनेक्शन के लिए काम हो चुका है। आज शाम तक लैंड कनेक्शन भी सारे लग जाएंगे। 12 टीमें हमने रेडी कर ली हैं। हर टीम के अंदर वैक्सीनेशन ऑफिसर होगा, वैक्सीनेटर होगा और 12 टीमों के अंदर जो 12 वैक्सीनेटर हैं वो डेजिग्नेट हो गए हैं और किसी को अपनी ड्यूटी दे दी गई है। और जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के